हमारे इस सत्र के जो हमारे विषय के विशेषज्ञ हैं आदरणीय प्रोफेसर अनिल राय सर, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, मैं आपका अभिवादन करती हूँ और हमारे पार्टिसिपेंट्स को आज के रिसोर्स पर्सन आदरणीय प्रोफेसर अनिल राय सर के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। प्रोफेसर राय वर्तमान में हमारे वहाँ आधुनिक हिंदी एवं पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। सर ने 1989 में हमारे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय जी 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 सर। तो आज के इस कार्यक्रम की संयोजिका आदरणीय प्रोफेसर अनुभूत दुबे जी, कार्यक्रम के सचिव प्रोफेसर धनंजय कुमार जी, और मेरे लिए बिल्कुल अपरिचित और अदृश्य, जिस समय मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ऐसे प्रतिभागीगण। इस पूरे पाठ्यक्रम के जिस हिस्से पर मैं आज आप लोगों से कुछ बातचीत रखना चाहता हूँ, वो इस पूरे विषय का एक छोटा सा अंश है। मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो मेरे ध्यान में यह पूरा विषय है, जिसमें अपने समाज की महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ किया जा सकता है और उनके विकास में क्या बाधाएं हैं, क्या उनके लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं, व्यक्तिगत तौर पर, सांस्थानिक तौर पर, या राज्य के क्या दायित्व बनते हैं, स्टेट पावर के क्या दायित्व बनते हैं। ये तमाम सारे ऐसे प्रश्न हैं जो इस हमारे 7 दिवसीय शॉर्ट टर्म कोर्स के केंद्रीय संदर्भ के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इसमें से एक छोटे से अंश की बात जो कर रहा हूँ, तो इसी पर अपनी बातचीत केंद्रित करना चाहूँगा। तो वो बच्चों से संबंधित जो समस्याएं हैं या बच्चों के विकास में साहित्य की जो भूमिका है, उस पर मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जब इस विषय पर मुझसे वक्तव्य देने के लिए बात की गई थी और प्रोफेसर अनुभूत दुबे जी ने इस विषय के बारे में मुझे बताया, तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि मैं साहित्य का अध्यापक हूँ और मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित इस पूरे कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए इस पूरे विषय पर मैं एक ऐसे कोण से बात करना चाहता हूँ जिसका संबंध एक अध्यापक के तौर पर, साहित्य के अध्यापक के तौर पर, या भाषा और साहित्य के अध्यापक के तौर पर मुझसे भी बनता है। तो मैंने ये अपनी ओर से ही प्रस्ताव रखा था कि अगर मुझे वक्तव्य देना है तो ज्यादा सुविधाजनक होगा कि मैं बच्चों के व्यक्तित्व, उनकी चेतना, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास में साहित्य की क्या भूमिका बन सकती है, कविताओं और कहानियों के माध्यम से कैसे हम उनके व्यक्तित्व को विकसित कर सकते हैं, इस विषय पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। आप ये जानते हैं कि यह विषय महिलाओं तक से जुड़ा हुआ है और महिलाओं की समस्याओं से लेकर के और उनके विकास तक के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के अध्ययन और विश्लेषण का एक बहुत ही व्यापक दायरा है। और मैं विनम्रता पूर्वक यह स्पष्ट करूं कि मैं उस क्षेत्र में नहीं प्रवेश कर रहा हूं। मैंने जो निर्णय लिया है वो केवल बच्चों से संबंधित है। मेरा ये मानना है और मैं समझता हूं कि आप सब भी इस बात की तस्दीक करेंगे और इसको स्वीकार करेंगे कि दुनिया के किसी भी सभ्य समाज में नागरिकों का जो बना हुआ आज तक का विकसित होने वाला जो समाज है, और विशेषकर मैं जब ये बात कह रहा हूं तो एक लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत विकसित होने वाले नए प्रकार के मानवीय दायित्वों और मानवीय मूल्यों के साथ उसके संवर्धन और उसके संरक्षण का दावा करने वाले जो समाज हैं या जो राज्य सत्ताएं हैं, उनमें खास तौर पर 4 ऐसे संदर्भ हैं, ऐसे समूह हैं जिन पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है, जिनमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं और बीमार हैं।
मैं जब ये बात कह रहा हूँ और मैं 4 समूहों की चर्चा कर रहा हूँ, तो मैं विनम्रता पूर्वक ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरे कहने का आशय यह कतई नहीं है कि समाज में हाशिए के और दूसरे समूह नहीं है। मैं जानता हूं कि श्रम और उत्पादकता से जुड़े हुए ऐसे समूह हैं जिनका शताब्दियों से शोषण होता चला रहा है, और ऐसे तमाम सारे हमारे समाज के हिस्से हैं जो अभी भी कहीं कहीं उपेक्षित हैं, दमित हैं, वंचित हैं अपने अधिकारों से। तो जब हम बात करते हैं, उनकी समानता की बात करते हैं और उनके विकास की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा एकांगी और खंडित दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। और हम जब विकास की बात करें तो यह अपेक्षा बनती है कि बौद्धिक संस्थानों में अगर इस विषय पर विमर्श हो रहा हो तो उनका दृष्टिकोण कहीं भी खंडित दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। उन्हें केवल महिलाओं के बारे में बात नहीं करनी चाहिए या उन्हें केवल बच्चों के बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए। इन सीमाओं को जानते हुए भी मैं ये समझता हूँ कि हमारे इस विमर्श का विषय चूंकि महिलाओं और बच्चों तक केंद्रित है, इसलिए मैं इस पर ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ कि बच्चों का जो संसार है वो संसार दुनिया के हर सभ्य समाज में एक बेहद संवेदनशील, बेहद कोमल संसार है। इनसे जुड़ा हुआ जो विषय है वह विषय निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस बात से किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए। सब लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम जिन समूहों की बात करते हैं, न्याय और समानता पर आधारित जिस लोकतांत्रिक समाज के ढांचे के विकसित होने की हम आवश्यकता पर बार-बार जोर देते हैं, अपने बौद्धिक विमर्शों में जिसकी आवश्यकता को हम बार-बार रेखांकित करते हैं, उसमें खास तौर पर ये सभी वंचित और शोषित समुदाय के अंतर्गत समूह आ जाएंगे, जिनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, स्त्रियां भी हैं, श्रमिक भी हैं, मजदूर भी हैं, जिसमें किसान भी हैं, जिसमें दलित और वंचित भी हैं, जिसमें आदिवासी भी हैं, जिसमें अल्पसंख्यक समूह के लोग भी हैं जिनका अधिकार हम अब तक उन्हें नहीं दे पाए हैं या इस समाज की विकास की यात्रा में, एक स्वाभाविक विकास की यात्रा में वो पिछड़ते हुए चले गए हैं। ये तमाम सारे ऐसे संदर्भ हैं जिन संदर्भों के बारे में आपसे अलग से मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन शायद ही जब बच्चों की बात होगी तो किसी को इस बात पर एतराज हो सकता है कि नहीं नहीं, पहले बच्चों पर आप चर्चा मत कीजिए, बल्कि आप दूसरे जो हमारे अंत्यज और वंचित समुदाय हैं उन समुदायों के बारे में बातचीत की जाए। तो मैं यह स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि मैंने अपनी बातचीत को अगर आज बच्चों के बौद्धिक, मानसिक, उनके चारित्रिक, उनके सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकास के प्रश्नों तक अगर सीमित करने की बात की है और उसमें साहित्य की कोई भूमिका में तलाश करने की अगर कोशिश कर रहा हूं, तो इस बात को कम से कम मेरे इस आंशिक और एक छोटे से हिस्से पर केंद्रित मेरे वक्तव्य की जो मेरी सीमा है, उस सीमा के लिए आप लोग मुझे माफ करेंगे। तो मैं बात ये करना चाहता हूँ, आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए, कि मैं एक बार पुनः इस बात को रेखांकित करना चाहूंगा कि इसमें वरीयता का प्रश्न नहीं है, इसमें प्राथमिकताओं का प्रश्न नहीं है। बच्चों के संदर्भ में हम ये बात कह रहे हैं कि बच्चों का यह प्रश्न अगर इतना संवेदनशील है तो हमें ये देखना होगा कि इसका मतलब है कि समाज को लेकर, संस्कृति को लेकर के जो कुछ भी ज्ञान और चिंतन की जो भी परंपरा है हमारे इतिहास में अब तक, दुनिया के पैमाने पर, दुनिया की विभिन्न सभ्यताओं में, विभिन्न भूखंडों पर, विभिन्न भाषाओं में और संस्कृतियों में बच्चे का प्रश्न अगर मनुष्य के लिए इतना संवेदनशील है कि हम बच्चे को ही भविष्य का नागरिक कहते हैं, बच्चे के ही भविष्य पर, बच्चे के ही वर्तमान पर हमारे भविष्य के समाज का पूरा ढांचा अगर निर्भर होता है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, तो हमें ये मानना होगा कि बच्चा अगर इतना संवेदनशील, महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न है, तो उस बच्चे की मौजूदगी, उस बच्चे से जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं, वह चिंताएं हमारे बौद्धिक विमर्शों में भी दिखाई देनी चाहिए। हमें दिखाई देना चाहिए कि जो कुछ भी ज्ञान और विज्ञान का जो कुछ भी चिंतन है, जो अनुशासन है, विभिन्न ज्ञान विज्ञान के अनुशासनों की अपनी अलग-अलग जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं में हमें देखना चाहिए कि वहां पर बच्चों की कोई अलहदा, कोई विशिष्ट, कोई अलग से कोई स्थित चिंतन की बनती है या नहीं बनती है। और ये बात जब मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मैं स्वयं देखने का प्रस्ताव आपसे रख रहा हूँ, तो यह स्वीकार करने में शायद ही किसी को आपत्ति हो कि ज्ञान और विज्ञान के जितने भी अनुशासन हैं, उन अनुशासनों में जितनी शाखाएं विकसित हुई हैं, उसमें बच्चे के जीवन को लेकर के, बच्चे के व्यक्तित्व और उसकी चेतना के विकास को लेकर के
और उसके भौतिक और उसके आत्मिक संवर्धन और उसके विकास के प्रश्नों को लेकर के अलग अलग किस्म की शाखाएं विकसित हुई हैं। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कीजिए, आप चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बात कीजिए, आप विज्ञान के क्षेत्र में ही आप बात करें, आप शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में देखें, आप मनोविज्ञान के क्षेत्र में देखें तो बाल मनोविज्ञान अपने आप में एक अलग प्रश्न है, एक अलग क्षेत्र ही है जिस पर निरंतर शोध हो रहे हैं, निरंतर काम हो रहा है। कला और साहित्य के क्षेत्र में अगर आप ये देखने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा कि बड़ों के लिए ही गंभीर किस्म का साहित्य नहीं लिखा जाता है। जिस बड़ों के लिए गंभीर लिखा जाने वाला साहित्य जो लगातार एक बौद्धिक विश्लेषण और एक ज्ञानात्मक विवेचन की मांग करता है, बल्कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी कला और साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त स्पेस है, पर्याप्त गुंजाइशें हैं। और जब हम ये बात देखते हैं कि ज्ञान की परंपरा में और हमारे चिंतन और विचार की परंपरा में बच्चों को लेकर के किया जाने वाला चिंतन अगर मौजूद है और लगातार उस पर गंभीरता के साथ विचार किया जा रहा है, यानी चिकित्सा विज्ञान और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बच्चों ने एक अलग अनुशासन और एक अलग ज्ञान की शाखा के विकास के लिए बच्चों के जीवन में उनकी समस्याओं और उनके प्रश्नों पर दबाव डाला है। शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, कला और साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में भी अगर हमारे ऊपर इस तरह का कोई दबाव बना है कि हम बच्चों के बारे में अलहदा स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श करें, तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि कला और साहित्य के क्षेत्र में भी बच्चों को लेकर के अलग से सोचा जा रहा है, अलग से किया जा रहा है। और यह बात जब मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं तो आप लोगों के लिए यह संदर्भ अपरिचित नहीं है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज हम जिस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के जिस साझे कार्यक्रम के बीच में कार्यक्रम में इस समय हम लोग सम्मिलित हैं, एक दूसरे से मुखातिब हैं, केवल इस कार्यक्रम के आयोजन के औचित्य और इसकी प्रासंगिकता के बारे में गंभीरता पूर्वक विचार करें तो ये बात समझ में आएगी कि अगर महिलाओं के बारे में और बच्चों के बारे में सोचने और विचार करने की आवश्यकता बौद्धिक संस्थान महसूस कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि यह प्रश्न सचमुच गंभीर है, महत्वपूर्ण है और बेहद संवेदनशील है। तो मन और अंतःकरण का जो संदर्भ है बच्चों के विकास के लिए, इसके बारे में मैं ये बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब भी बच्चों के व्यक्तित्व के विकास का प्रश्न आएगा, उनके मनोवैज्ञानिक विकास का प्रश्न आएगा, उनके चारित्रिक और व्यक्तित्व संबंधी विकास का प्रश्न आएगा, तो हमारा ध्यान शिक्षा शास्त्र की ओर जाएगा। और जब शिक्षा शास्त्र की ओर हम ध्यान देंगे तो वहां पर शिक्षा की दो प्रणालियों पर हमारा ध्यान केंद्रित होगा। वो दो प्रणालियां जिसे हम औपचारिक शिक्षा प्रणाली और अनौपचारिक शिक्षा विधि मानते हैं, यानी शिक्षा के दो ऐसे केंद्रों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, जो एक असंगठित केंद्र है, यानी जिसे मैं या आप कहते हैं कि वो बच्चा अपने घर परिवार में, अपने पास पड़ोस में, अपने पर्यावरण में, विद्यालय से घर आते जाते अपने रास्ते में, अपने दोस्तों के मित्र, अपने सगे संबंधियों के बीच में जो अपने व्यक्तित्व को और अपनी चेतना को विकसित करता है, यानी विद्यालय से अपने घर आने जाने में और घर के वातावरण में रहते हुए, मैं अचानक आपके बीच में जब चर्चा करते करते विद्यालय का प्रसंग छोड़ करके घर पर और पास पड़ोस पर और माता पिता के और अभिभावकों के माध्यम से दी जाने वाली एक अनौपचारिक शिक्षा पर अपनी बातचीत को केंद्रित कर रहा हूं, तो ये बात कोई अबूझ पहेली नहीं है। हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों से इस बात को जानते हैं कि बच्चे का 18 घंटा यानी 24 घंटे में अधिक से अधिक 5 या 6 घंटा उसका किसी विद्यालय में गुजरता है। वो विद्यालय का नागरिक होता है, एक विशेष पद्धति से, एक विशेष अनुशासन में, एक पाठ्यक्रम के ढांचे की और संरचना के भीतर उसके शिक्षक और विद्यालय का जो वातावरण होता है, वो वातावरण 6 घंटे में उसे रचता है। उसके रचने के संदर्भ में उसका ज्ञानात्मक विकास, उसकी चेतना का विकास, उसके चरित्र, उसके व्यक्तित्व का विकास, उसके अंतःकरण का विकास, उसके मन का विकास, ये सब सारे के सारे संदर्भ 6 घंटे के लिए आप उस विद्यालय को और उस विद्यालय से जुड़े हुए शिक्षकों का जो समूह बनता है, जो उस बच्चे के साथ भावनात्मक, संवेदनात्मक और ज्ञानात्मक अंतःक्रिया करते हैं, आप उसकी व्याख्या के लिए उस 6 घंटे के लिए उस विद्यालय को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। लेकिन 24 घंटे में उस 6 घंटे को अगर निकाल दिया जाए तो 24 घंटे में 18 घंटे का जो संबंध बनता है, वह संबंध उसी विद्यालय से घर आने जाने के, जिसके लिए मैंने कहा कि वह रास्ते में, क्योंकि उसकी आंखें खुली हुई हैं, उसके कान खुले हुए हैं,
उसके सामने बहुत रंग बिरंगी छवियां उसके सामने आती हैं, उसके सामने तरह तरह की ध्वनियां उसके कानों से प्रवेश करती हैं और उसके मन प्राणों को प्रभावित करती हैं, उसकी चेतना को प्रभावित करती हैं। वो वहां से लौटने के बाद अपने घर पहुंचता है। ये रास्ते से लेकर के पास पड़ोस का वातावरण, या जिससे कह लिया जाए कि उसका पूरा का पूरा जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश और वातावरण है, जो केवल उसके विद्यालय से जुड़ा हुआ नहीं है, घर के बाहर है, उससे वो जो प्रशिक्षण अर्जित करता है, जो अघोषित किस्म की और अनौपचारिक किस्म की शिक्षा वो ग्रहण करता है, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हालांकि जब कभी भी बच्चे के व्यक्तित्व के या उसकी चेतना के, उसके ज्ञान और उसकी वैचारिकता के विकास का कोई लेखा जोखा करने हम लोग बैठते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण केवल केंद्रित हो जाता है उसके विद्यालय पर। बच्चे के बनने और बिगड़ने का सारा जो बैलेंस शीट हमारे पास होती है, उसमें हम मूल्यांकन करते हुए अगर किसी को उसका श्रेय देते हैं, उसके विकास के लिए यानी सकारात्मक विकास के लिए किसी की प्रशंसा करते हैं, तो विद्यालय हमें दिखाई देता है। और किसी वजह से अगर बच्चे में किसी प्रकार का कोई नकारात्मक विचलन दिखाई देता है उसके व्यक्तित्व में, उसकी चेतना में, तो उसके लिए भी हम उसी विद्यालय को और उस विद्यालय के शिक्षकों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चे के निर्माण में जो हमारा दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण कहीं न कहीं एक खंडित दृष्टिकोण है, अपूर्ण दृष्टिकोण है। हमें बच्चे के 24 घंटे में निर्मित होने वाले उस व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक शैक्षणिक वातावरण से जो उसकी चेतना ग्रहण कर रही है, उस चेतना में विद्यालय से लेकर के और घर तक का जो पूरा का पूरा वातावरण है, उस वातावरण को बेहद संवेदनशील समझना चाहिए और वहां तक हमें वो स्पेस तलाश करना चाहिए, वो जगह और गुंजाइश तलाश करनी चाहिए कि हम औपचारिक से लेकर के और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से किसी बच्चे के व्यक्तित्व को ठीक दिशा में, सकारात्मक दिशा में, रचनात्मक दिशा में हम विकसित करने का उद्यम रच सकें और उसे उस दिशा में विकसित होते हुए देख करके संतोष अर्जित कर सकें, हम एक प्रसन्नता और आह्लाद का अनुभव कर सकें। लेकिन ये जो विद्यालय तक केंद्रित जो हमारे अभिभावकों का और हमारे अपने समाज का जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण आज की कोई नई चीज नहीं है। आप लोग अमेरिका के चर्चित राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, जो 1861 से लेकर के 1865 तक 4-5 वर्षों तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। मैं उनके उस पत्र का उल्लेख करना चाहता हूँ, जो पत्र उन्होंने अपने बेटे के टीचर को, स्कूल टीचर को लिखा था, यानी अपने बेटे के विद्यालय के उस शिक्षक को लिखा था, जो शिक्षक उसके बच्चे को शिक्षा दे रहा था, या जो उनका बेटा अब्राहम लिंकन का बेटा अपने विद्यालय में जिस शिक्षक के संपर्क में था, उस क्लास टीचर को लिखा जाने वाला वो पत्र पढ़ा जाना चाहिए। और मैं जब ये बात बहुत बल के साथ अब्राहम लिंकन के उस पत्र की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये मानकर चलता हूँ कि अब्राहम लिंकन के उस चर्चित पत्र से आप नावाकिफ हैं या आप उससे परिचित नहीं हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से अनेक लोगों ने अब्राहम लिंकन का वो पत्र पढ़ा होगा। लेकिन आज जब मैं आपसे एक औपचारिक पटल पर मुखातिब हूँ और बच्चों के विकास में साहित्य की भूमिका या बच्चों के विकास में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा और उसमें साहित्य की क्या गुंजाइश है, साहित्य का क्या स्पेस बन सकता है, इस समस्या और इस प्रश्न पर मैं आपसे अपने विचारों को साझा करना चाहता हूँ, तो मैं एक बार अब्राहम लिंकन के उस पत्र का संदर्भ व हवाला आपके बीच में देना चाहूंगा और वो पूरा पत्र पढ़ करके आपको सुनाना चाहूंगा। आप थोड़ी प्रतीक्षा करें, मैं साहित्य का संदर्भ बाद में ले आऊंगा, क्योंकि 15-20 मिनट हो गया आपसे संवाद करते हुए, जबकि मैं एक ऐसे दबाव में हूं कि मुझे बहुत जल्दी कम से कम 2:50 तक मुझे यह अपना व्याख्यान, अपना वक्तव्य समाप्त कर लेना है। और इतना समय जो खर्च हुआ है 15-20 मिनट में, इसमें मैंने साहित्य की, कविता और कहानी के माध्यम से बच्चों को कैसे शिक्षित किया जा सकता है या उनके भीतर कैसे संवेदनशीलता का, चरित्र का, ईमानदारी का, सत्य और निष्ठा का और परिश्रम के प्रति एक प्रकार की प्रतिबद्धता और एक प्रकार के सम्मान भाव का, न्यायप्रियता का कैसे विकास किया जा सकता है, चारित्रिक गुणों का कैसे विकास किया जा सकता है, और कविताओं की और कहानियों की क्या भूमिका हो सकती है, अभिभावक उन कविताओं और कहानियों की कैसे भूमिका तय करेंगे और कैसे भूमिका देखते हैं, और एक विद्यालय में शिक्षकों को कैसे अपने बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए उनको एक खास तरह से सकारात्मक
मार्गदर्शन उनका देने के लिए कविताओं और कहानियों का कैसे रचनात्मक इस्तेमाल करना है, कैसे संवेदनशील इस्तेमाल करना है, इस विषय पर आप ये कहेंगे कि अभी तक तो कोई चर्चा नहीं हुई। मैं उस पर चर्चा करूंगा, आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। ये भला कैसे हो सकता है कि मैं साहित्य की भूमिका को रेखांकित करने के लिए आपके बीच में वक्तव्य देने आया हूं और मेरी बातचीत का पूरा हिस्सा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण विधियों पर अगर खर्च हो जाए और मैं साहित्य के बारे में कोई बात न कह पाऊं तो निश्चित तौर पर यह मेरी असफलता होगी, मुझे उस बात का ध्यान है। लेकिन इसके बावजूद मैं उस बहुत सुंदर और संवेदनशील पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जिसे एक बार मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाना चाहता हूं, जो अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के शिक्षक को, क्लास टीचर को जो पत्र लिखा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उस पत्र को देखिए। वो पत्र एक सुंदर कविता की तरह आपको नजर आएगा। हालांकि उस पत्र के कई भाषांतर हैं, कई उसके अनुवाद हैं और वो अनुवाद भी एक दूसरे से अगर तुलना की जाए तो कहीं कोई अनुवाद अच्छा मिल जाता है, बिल्कुल कविता जैसा लगने लगता है। मैं नहीं जानता कि मैं जो अनुवाद उस पत्र का आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो साहित्य की शर्तों को कितना पूरा करता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एक शिक्षक से जो एक अभिभावक अपेक्षा करता है, उस अपेक्षा को देखा जाना चाहिए कि एक बच्चे के व्यक्तित्व और चरित्र के निर्माण में उसके भीतर के लिए एक अगर कोई एक पिता है, वो पिता किस तरह से अपने शिक्षक से इस बात की अपेक्षा कर रहा है, मैं वो संदर्भ आपके बीच में रखना चाहूंगा। मैं वो पत्र आपके सामने रख रहा हूं। हे शिक्षक, मैं जानता और मानता हूं कि न तो हर आदमी सही होता है, न ही सच्चा होता है, किंतु तुम्हें सिखाना होगा कि कौन बुरा है और कौन अच्छा। ಅಯ್ಯ ಯಾಕೋ 50,000 ಕಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ವೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಶನಿಶ್ವಾರವಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। अनुभूति जी क्या हो गया ये? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, आवाज आपकी आ रही है। वो कोई अनम्यूट हो गया था सर, उसकी आवाज आने लगी थी। ओहो, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक। हाँ तो मैं अब्राहम लिंकन का वो पत्र पढ़ रहा था कि हे शिक्षक, मैं जानता और मानता हूं कि न तो हर आदमी सही होता है, न ही सच्चा होता है, किंतु तुम्हें सिखाना होगा कि कौन बुरा है और कौन अच्छा। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं, स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ साथ समर्पित नेता भी होते हैं, दुश्मनों के साथ साथ मित्र भी होते हैं, हर कुरूपता के साथ सुंदरता भी होती है। समय भले ही लग जाए, यदि सिखा सको तो मेरे बेटे को सिखाना कि पाए हुए 5 से अधिक मूल्यवान है स्वयं एक कमाना। पाई हुई हार को वह कैसे झेल सके, उसे यह भी सिखाना, साथ ही जीत की खुशियां मनाना भी सिखाना। यदि हो सके तो ईर्ष्या या द्वेष से परे हटाना और जीवन में छुपी मौन मुस्कान का पाठ पढ़ाना। जितनी जल्दी हो सके उसे जानने देना कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमजोर होता है, वह भयभीत और चिंतित होता है क्योंकि उसके मन में स्वयं चोर छुपा होता है। उसे दिखा सको तो दिखाना कि किताबों में खजाना छुपा होता है। उसे वक्त देना आकाश के परे उड़ते पक्षियों का आह्लाद, सूर्य के प्रकाश में मधुमक्खियों का निनाद, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते फूलों का संवाद कितना अविस्मरणीय, कितना अगाध, कितना विलक्षण होता है। उसे यह भी सिखाना कि धोखे से सफल होने से असफल होना ज्यादा सम्माननीय है। अपने विचारों पर भरोसा रखना अधिक विश्वसनीय है, चाहे अन्य सभी उसको गलत क्यों न ठहराएं, परंतु स्वयं अपनी आस्था बनी रहे यह भी विचारणीय है। उसे यह भी सिखाना कि वह सहृदय के साथ सहृदय हो, किंतु कठोर के साथ कठोर भी हो। लकीर का फकीर बनकर वह भीड़ के पीछे न भागे जो निरर्थक शोर करती है। मेरे बेटे के शिक्षक मेरे बेटे को यह भी सिखाना कि वह सबकी सुनते हुए अपने मन की भी सुने, हर तत्व को सत्य की कसौटी पर कसकर गूंज सके। यदि सिखा सको तो सिखाना कि वह दुख में भी मुस्कुरा सके, घनी वेदना से आहत हो पर खुशी के गीत भी गा सके। शिक्षक उसे यह भी सिखाना कि आंसू बहते हो तो बहने दे, इसमें कोई शर्म नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहता हो उसे कहने दे। उसे सिखाना कि वह सनकियों को कनखियों से हंसकर टाल सके,
पर अत्यंत मृदुभाषी बचने का ख्याल रखे, वह अपने बाहुबल और बुद्धि बल का अधिकतम मोल पहचान पाए, परंतु अपने हृदय और आत्मा की बोली न लगवाए, स्वयं की अंतरात्मा की सही आवाज सुन सके, सच के लिए लड़ और सच के लिए अड़ सके, उसे सहानुभूति से समझाना, पर प्यार के अतिरेक से मत बहलाना, क्योंकि तब कर ही लोहा खरा बनता है, ताप पाकर ही सोना खरा निखरता है। उसे साहस देना ताकि वक्त पड़ने पर वह सहनशील बन सके, वीर बन सके। उसे सिखाना कि वह स्वयं पर असीम विश्वास करे, ताकि उसे समस्त मानव जात पर भरोसा और आस रहे। यह एक बड़ा सा लंबा चौड़ा अनुरोध है, पर तुम कर सकते हो। क्या इसका तुम्हें बोध है? हे मेरे बेटे के शिक्षक, मेरे और तुम्हारे दोनों के साथ उसका रिश्ता है। मैं यही बात आप लोगों से कह रहा था कि बच्चे का संबंध विद्यालय से भी है और बच्चे का संबंध घर परिवार से भी है, अभिभावकों से है, पास पड़ोस से भी है, उसके नाते रिश्तेदारों से भी है, उसके दोस्तों से, परिजनों से भी है। यही बात अब्राहम लिंकन शिक्षक अपने बेटे के शिक्षक से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हे शिक्षक, मेरे और तुम्हारे दोनों के साथ उसका रिश्ता है। सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। तो मैं आप लोगों से ये बात यहाँ पर कहना चाहता था कि यह जो एक अपेक्षा की जाती है एक विद्यालय के शिक्षक से, शिक्षण संस्थान से, वो इसीलिए अपेक्षा की जाती है कि शिक्षण संस्थान केवल ज्ञानार्जन अर्जित करने वाले, यानी ज्ञान की प्रक्रिया में बच्चे को शामिल करके और उसे एक निश्चित ज्ञानोपलब्धि करा देने वाले केंद्र के रूप में ही नहीं जाने जाते। विद्यालयों को आप आत्मा के निर्माण केंद्र के रूप में भी आप देखने और पहचानने की कोशिश कीजिए। इसीलिए कवियों को, लेखकों को, साहित्यकारों को, शिक्षकों को, इन सभी को समाज के निर्माण में कुछ बहुत ही उनके साथ कुछ बहुत महत्वपूर्ण अपेक्षाएं की गई हैं और ये कहा गया है कि ये निश्चित तौर पर अपने नितांत निहित और अपने सीमित स्वार्थों की परिधियों से बाहर निकलकर वह पूरे के पूरे समाज के लिए और दूसरों को उन्नत करने के लिए, दूसरों को संवर्धित करने के लिए वह अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। शिक्षण संस्थानों को ज्ञान अर्जन का केंद्र मात्र समझने की जगह उसे आत्मा के निर्माण की प्रयोगशाला मानने की जरूरत है। और अगर इस रूप में देखें तो हमें अब्राहम लिंकन के इस पत्र का जो अर्थ है वो अर्थ समझ में आता है। और तब समझ में आता है कि जो साहित्य है वह साहित्य किस तरह से लोगों के साथ, यानी बच्चों के साथ, जो एक संवेदनशील और निष्पाप, पूरी तरह से एक पूरी एक निर्मल चेतना का जो बच्चा होता है, वह बच्चा अपनी विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने आसपास के वातावरण में जिन दृश्यों, जिन ध्वनियों, जिन छवियों, जिन विचारों, जिन मूल्यों को प्राप्त करता है, जिनका वह अनुकरण करता है, वह निश्चित तौर पर उसकी मन और आत्मा को प्रेरित करने में और उसको गढ़ने में, उसके रचने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका बनती है। इसीलिए अध्यापकों को, कवियों और लेखकों को आत्मा का अभियंता कहा गया है, आत्मा का इंजीनियर कहा गया है। हम शिक्षण संस्थानों को अगर इस रूप में देखें और उनकी भूमिका को अगर समझने की कोशिश करें तो ये बात समझ में आती है कि उस विद्यालय से लेकर के और घर परिवार तक लगातार एक शिक्षण प्रक्रिया में शामिल रहने वाला जो एक अबोध और नन्हा सा जो बालक है, जो एक विद्यार्थी है, जो एक छात्र या छात्रा है, उसके रचने और उसके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अभिभावकों, माता पिता से लेकर के घर परिवार का जो वातावरण है वहां से लेकर के विद्यालय तक करने के लिए बहुत कुछ है। तो उन अभिभावकों को भी अपनी वो जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। इसलिए बाल साहित्य के बारे में कई बार लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि बच्चों को संबोधित करने वाली जो पत्रिकाएं होती हैं, हिंदी में जिन पत्रिकाओं को आप जानते हैं जो बच्चों के लिए निकलती हैं, नंदन है, चंपक है, चंदा मामा है, पराग है, इस तरह की तमाम सारी पत्रिकाओं में जो निकलने वाली, प्रकाशित होने वाली सामग्री है, इस सामग्री को कई बार हम शिक्षकों को, हम अभिभावकों को भी पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम उससे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो ये कविताएं और कहानियों की, बच्चों को लिखी जाने वाली कविताओं और कहानियों की जो दुनिया है, साहित्य का जो फैला हुआ संवेदनशील संसार है, वह संवेदनशील संसार भावों की दुनिया में और इंद्रिय बोध की दुनिया में, विचारों की दुनिया में वो हस्तक्षेप करता है। वह साहित्य हस्तक्षेप करता है और एक खास तरह से
बच्चे के व्यक्तित्व को रचने और निर्मित करने की प्रक्रिया में उसकी भूमिका दिखाई देती है। हमें अपने बचपन में पढ़ने वाली अपने द्वारा प्राइमरी स्कूल में पढ़ी जाने वाली कुछ कविताओं की याद आ रही है। मैं उनमें से नहीं जानता कि आप लोग जो मेरे सामने इस आयोजन में प्रतिभागी के तौर पर सम्मिलित हैं, उनमें से कितने लोगों ने वो कविताएं पढ़ी हैं। लेकिन आप उन कविताओं को देखिए और एक बार फिर बच्चे के तौर पर नहीं, एक बार शिक्षक के तौर पर, एक बार अभिभावक के तौर पर आप उन कविताओं में, इसमें से 2-3 कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं सामने देख रहा हूं 2:44 हो गए हैं। 5-6 मिनट में मैं आपसे विदा ले लूंगा। निश्चित तौर पर यह जो वक्तव्य था वह वक्तव्य एक लंबी अवधि का, लंबे घंटे 1.5 घंटे तक चलने वाले एक व्याख्यान की जो समय सीमा है उसमें कुछ खास बातें कही जा सकती थी, लेकिन मेरी अपनी सीमा है वो मैंने प्रोफेसर अनुभूति दुबे जी से उसके लिए पहले ही निवेदन कर दिया है। तो मैं इसमें 2-3 कविताओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इनमें से हो सकता है कि आप इसमें कुछ कविताओं से परिचित हों। अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल, गरज रहे हैं बरस रहे हैं, दिख रहा है जल ही जल, हवा चल रही क्या पुरवाई, झूम रही है डाली डाली, ऊपर काली घटा घिरी है नीचे फैली हरियाली, भीग रहे हैं खेत बाग वन, भीग रहे हैं घर आंगन, बाहर निकलूं मैं भी भीगूं चाह रहा है मेरा मन। मैं इस कविता के बाद दूसरी कविता भी सुना देना चाहता हूं और इसके बाद दोनों पर एक समन्वित टिप्पणी मैं करूंगा। दोनों कविताओं का क्या महत्व हो सकता है, हम अभिभावकों के लिए, हम शिक्षकों के लिए इन कविताओं का क्या अर्थ हो सकता है, क्या महत्व हो सकता है, और बच्चों के बीच में जब इन कविताओं को हम लेकर के जाते हैं तो बच्चों की संवेदना के साथ इसका किस तरह का रिश्ता बन सकता है, उस पर मैं बाद में टिप्पणी करूंगा। मैं पहले दूसरी कविता आपके सामने रखना चाहता हूँ। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। बिल्कुल मुझे अपने प्राइमरी स्कूल की कक्षाओं की याद हो आई है। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुई सूरज उगा, भोर हुई सूरज, नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई, इतना सुंदर समय न खोवो मेरे प्यारे अब मत सो। मैंने अभी आपसे निवेदन किया था कि मैं इन दोनों कविताओं का पहले पाठ करूंगा। एक पहली कविता जिसके लिए मैंने आपसे कहा अम्मा जरा तो ऊपर, ये मैं गलत नहीं है ना, मैं अगर गलत नहीं तो रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। और दूसरी कविता जो उठो लाल अब आंखें खोलो, ये सोहन लाल द्विवेदी जी की कविता है। हिंदी के संदर्भ में आप सब लोग जानते हैं कि पंचतंत्र की कहानियां भी उपलब्ध हैं, हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद हो चुका है, जातक है, और भारत की विभिन्न सारी भाषाओं में, और मैं भारत ही क्यों, मैं तो कहना चाहता हूं कि बच्चों को ध्यान में रख करके दुनिया की सभी भाषाओं में बहुत सुंदर साहित्य लिखा गया है। मैं रसियन लेखक मैक्सिम गोर्की की चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने बच्चों को लेकर के बहुत अच्छी कहानियां लिखी हैं। एक पुस्तक माता पिता के लिए, ये रूस से ही लिखे जाने वाले एक साहित्यकार की पुस्तक है, जो माता पिता को संबोधित करते हुए बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण की अपेक्षाएं कैसे की जाती हैं और एक अभिभावक के रूप में माता पिता की क्या भूमिका होती है, मैं उसके बारे में शुरू से ही मैं कह रहा हूं कि उसमें विद्यालय तक इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, यानी बच्चों के व्यक्तित्व, उनकी चेतना के निर्माण का जो संबंध है, बच्चों के विकास की जो परियोजना है, इस परियोजना को केवल औपचारिक शिक्षा के संदर्भ में हम विद्यालयों के घेरे तक, विद्यालयों की सीमा तक केंद्रित नहीं रख सकते। बच्चों के व्यक्तित्व के निर्माण का यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न अभिभावकों तक जाता है, पूरे समाज तक जाता है, विभिन्न नागरिक समूहों तक जाता है, जिन नागरिक समूहों के साथ लड़के का अंतःक्रियात्मक यानी बच्चे का अंतःक्रियात्मक संबंध बनता है। इसीलिए आप अगर देखें तो अब्राहम लिंकन के उस पत्र की भी अपनी एक सीमा है, और पत्र की अपनी एक सीमा है। हालांकि इसके लिए प्रश्नांकित करने की जरूरत नहीं है अब्राहम लिंकन को, क्योंकि वो अपने बेटे की शिक्षा के लिए और बेटे के व्यक्तित्व निर्माण के लिए जो पिता इतना चिंतित हो सकता है और उसके स्कूल टीचर को ऐसा सुंदर काव्यात्मक पत्र लिख सकता है, में वो अपने घर परिवार और अपने परिवेश में भी निश्चित तौर पर बेहद संवेदनशील होगा, जागृत होगा।
और उसे एक सुंदर और उदात्त दिशा में विकसित करने के जो उद्यम हो सकते हैं, जो प्रयत्न हो सकते हैं, उन प्रयत्नों के साथ वो मुब्तिला होगा, लगा हुआ होगा। लेकिन मैं इन कविताओं के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं इसी प्रसंग में कह रहा था कि पूरा का पूरा भरा पूरा संसार है। आगे आकर के हम लोग भूल जाते हैं कि बच्चों के लिए साहित्य की अपनी कोई दुनिया होती है। हम केवल साहित्य में बड़े लोग जो बड़े उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जाते हैं, या जो बड़े साहित्यकार हैं, प्राचीन काल से लेकर के मध्य काल तक और आधुनिक काल तक के वो बड़े लोग जो हमारे पाठ्यक्रमों में, हायर एजुकेशन में और इंटरमीडिएट कॉलेज के एजुकेशन और पाठ्यक्रम का जो हिस्सा बनते हैं, हम साहित्य के संदर्भ हमें ध्यान देना होगा कि बहुत आरंभ से ही बच्चों के लिए साहित्य का भरा पूरा एक संसार है, एक बड़ा भंडार है, जिसमें कविताएं, कहानियां, उनके लिए नाटक तक लिखे गए हैं, बच्चों के लिए नाटक तक लिखा गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक बच्चों को ध्यान में रख करके लिखा गया है। अधेर नगरी जब लिखा जा रहा था तो एक उस ब्रिटिश उपनिवेशवादी दौर में साम्राज्यवाद विरोधी और सामंतवाद विरोधी चेतना के उस दौर में भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी जैसे नाटक लिख रहे थे, लेकिन उनके ध्यान में वो बच्चे भी थे। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि सत्य हरिश्चंद्र जैसे नाटक को देखने के बाद महात्मा गांधी ने क्या प्रभाव ग्रहण किया था, या बहुत सारे लोगों ने कहा, लोगों ने ये बताया है कि किस तरह से हमने प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ करके, प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ करके, कैसे निराला की कविताओं को पढ़ करके हमने जीवन में अपने बहुत कुछ अर्जित किया है और सीखा है, और अपने जीवन में एक खास तरह के दृष्टिकोण या अंतर्दृष्टि या नजरिए का और अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए साहित्य का एक भरा पूरा संसार है। मैं यहीं पर कहना चाहता हूँ कि बच्चों के लिए लिखी जाने वाली जो कविताएं और कहानियां हैं, और बच्चों को ध्यान में रख करके जिन पत्रिकाओं का प्रकाशन, जिनका अभी उल्लेख मैंने किया, चंदन से लेकर के नंदन से लेकर के और पराग तक की, जो चंपक से लेकर के और पराग और चंदा मामा तक की जो मैंने चर्चा की, उनको कभी पलट करके आप ये देखिएगा तो एक अभिभावक और एक शिक्षक के तौर पर आप अपने को संपन्न होते हुए अनुभव कीजिएगा, अपने को समृद्ध होते हुए अनुभव कीजिएगा, और अनुभव कीजिएगा कि बच्चों के जीवन और उनके संसार में संवेदनाओं के ऐसे, अनुभूतियों के और विचारों के ऐसे कोने अतरे हैं, जिन कोनों अतरों पर एक अभिभावक के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर आपका ध्यान कभी नहीं जाता है। इन्हीं अर्थों में साहित्य की जो शिक्षण विधि होती है, वह साहित्य की शिक्षण विधि सामाजिक विज्ञान और शुद्ध विज्ञान के शिक्षण विधि, प्राकृतिक विज्ञान के शिक्षण विधि से साहित्य की जो शिक्षण विधि है वह अलग हो जाती है, क्योंकि ये अनुभूतियों के माध्यम से, संवेदनाओं के माध्यम से, इंद्रिय बोध के माध्यम से बच्चे के भीतर कुछ रचने की कोशिश करती है। साहित्य की यह जो शिक्षण विधि होती है, यह शिक्षण विधि उपदेशात्मक नहीं होती, शुष्क और नीरस व्याख्यान की शैली नहीं होती। वो बच्चे के जीवन में चरित्रों के माध्यम से, घटना प्रसंगों के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से, जीव जंतुओं के माध्यम से, पंचतंत्र की कहानियों के बारे में हम लोग जानते हैं कि पंचतंत्र के जितने भी पात्र हैं, उन पात्रों को आप ही देखेंगे कि वो कहीं बंदर है, कहीं भालू है, कहीं खरगोश है, कहीं शेर है। इस तरह के जो पात्र आते हैं, उन पात्रों के माध्यम से, और कैसा मानवीकरण उनका किया जाता है, और मानवीकरण के माध्यम से एक बड़ी बात संप्रेषित करने की चेष्टा की जाती है। वो केवल साहित्य बच्चों के लिए ही नहीं होता। तो ये जो अनुभूति का और संवेदना का, इसीलिए साहित्य और साहित्य के साथ साथ ज्ञान और अनुशासन की जो दूसरी शाखाएं और दूसरे क्षेत्र हैं, दोनों के बीच में एक बहुत बारीक सा फर्क होता है। इस फर्क को समझने की जरूरत है कि जहां हम समाज विज्ञान के दूसरे अनुशासनों में जाते हैं, जहां हम बात करते हैं, हम वह एक बौद्धिक और मानसिक एक जटिल जो विश्लेषण की और विवेचन की प्रक्रिया होती है, तर्क और आधारित, शुष्क और नीरस विश्लेषण और विवेचन की तर्क आधारित प्रक्रिया में हम दूसरे अनुशासनों में प्रवेश करते हैं। लेकिन साहित्य इस प्रकृति से अलग हो जाता है। साहित्य अनुभूतियों के माध्यम से, घटना प्रसंगों के माध्यम से, संवेदनाओं के माध्यम से, ध्वनियों और दृश्यों के माध्यम से वो धीरे धीरे बच्चे की चेतना में प्रविष्ट होता हुआ उसके दिल और दिमाग, केवल दिमाग नहीं बल्कि उसके दिल तक वो वावस्था हो जाता है। वहां तक पहुंच करके वह पूरी तरह से उसकी चेतना को आच्छादित कर लेता है। ये जो एक अनुभव का संदर्भ होता है, मुझे इस अनुभूति, साहित्य में इस अनुभूति की और इस खास तौर से संवेदना की जो एक विशेष उपस्थिति होती है, उस उपस्थिति पर चर्चित, हिंदी के चर्चित कवि केदारनाथ सिंह की एक कविता याद आ रही है। हालांकि उसका बच्चों से कोई संबंध नहीं है,
लेकिन अभी मैंने विचार और विश्लेषण से अनुभूति और संवेदना को अलग करके, साहित्य के शिक्षण की प्रविधि को उससे अलग करके, चूंकि मैंने आपसे कुछ बात की है, इसलिए मैं केदारनाथ सिंह उस कविता का हवाला देना चाहूंगा कि उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा। मैं फिर स्पष्ट करूं कि जो कविता मैं आपके बीच में उद्धृत कर रहा हूं, उस कविता का कि बच्चों से या बच्चों के मनोविज्ञान और उनके व्यक्तित्व के विकास का जिस तरह से उपयोगिता मूलक संदर्भ बनता है या उसका जो अर्थ बनता है, कविता के इस टुकड़े का उससे कोई संबंध नहीं है। मैं एक दूसरी बात रेखांकित करने के लिए और आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए मैं इस कविता का हवाला देना चाहता हूं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जिसे आप शुष्क भाषण से और अपने व्याख्यानों से जो बात विद्यार्थियों तक या किसी भी श्रोता समूह तक संप्रेषित करना चाहते हैं, उसे अनुभूतियों और संवेदनाओं की दुनिया में जब लेकर के चलते हैं तो चीज ज्यादा प्रभाव उत्पादक होती है, वह ज्यादा हमारे मन को, प्राणों को कहीं न कहीं प्रभावित कर लेती है। और ऐसी स्थिति में मैंने वही केदारनाथ जी की वो कविता आपके बीच में रखना चाहा है कि उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। यहाँ अनुभूति और संवेदना का प्रश्न है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि कविता का ये अंश बच्चों से संबंधित नहीं है। मैं केवल साहित्य की शिक्षण विधि में अनुभूति और संवेदना की जो भूमिका बनती है, उस भूमिका की विशिष्टता को शेष समाज वैज्ञानिक और वैज्ञानिक जो शुष्क और नीरस जो गणितीय व्याख्यान होते हैं, विचार और विश्लेषण के तर्क आधारित जो बौद्धिक व्याख्यान होते हैं, उन व्याख्यानों की प्रकृति से साहित्य को की प्रकृति को अलगाने के लिए मैंने यह उदाहरण रखा है कि आप ये देखिए, इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता था। केदारनाथ सिंह ने अपनी कविता की जिन पंक्तियों का सहारा 3-4 पंक्तियों में जो बात कही है कि उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, ये बात इस तरह से भी कही जा सकती थी, एक वाक्य में भी कोई कह सकता था, लेकिन उसका वह असर नहीं होता जो इस कविता का असर हो रहा है। ये बात इस रूप में कही जा सकती थी कि दुनिया को सुंदर होना चाहिए, यानी दुनिया जिस रूप में दिखाई दे रही है, यह दुनिया, इस दुनिया से हम संतुष्ट नहीं है, तो उस दुनिया को बदलना चाहिए। ये बात तरह तरह से कही गई है। कार्ल मार्क्स ने इसको कहा था कि दुनिया के दार्शनिकों ने और विचारकों ने अभी तक दुनिया की केवल व्याख्या की है, जबकि दुनिया इतनी असुंदर है कि इसको बदल दिया जाना चाहिए। ये बात भी मैं आपके बीच में रख रहा हूं। लेकिन इतने सारे दार्शनिक और वैचारिक संदर्भों को आपके बीच में प्रस्तुत एक तरफ किया जाए और दूसरी तरफ ये बात कही जाए कि उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। ये अनुभूतियों और संवेदनाओं की वो दुनिया है जिस दुनिया के लिए साहित्य अपनी विशिष्ट प्रकृति के लिए अलग से जाना जाता है। साहित्य केवल ज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है, साहित्य ज्ञान और संवेदना की एक समन्वित प्रक्रिया है। दोनों संश्लिष्ट तरीके से, यानी संवेदना भी आ जाती है और ज्ञान भी आ जाता है, यानी विचार भी आता है और अनुभूति का तत्व भी आ जाता है। विचार और अनुभूति दोनों मिलकर के साहित्य बनाते हैं, ज्ञान और संवेदना दोनों मिलकर के साहित्य बनाते हैं। और इसीलिए साहित्य की यह जो निर्मित होती है, साहित्य की ये जो रचना के रूप में इकाइयां आपको दिखाई देती हैं, साहित्य की जो ये अभिव्यक्तियां होती हैं, यह अभिव्यक्तियां दृश्य के रूप में, पाठ के रूप में, श्रव्य के रूप में, यानी किसी भी रूप में जब उसको कोई ग्रहण करता है। आप जानते हैं भारतीय काव्य शास्त्र में इस ग्रहिता के लिए कई तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। ग्रहिता को संवेदनशील भी, सहृदय भी कहा गया है। भारतीय काव्य शास्त्र में और नाट्य शास्त्र में ग्रहण करने वाले व्यक्ति को सहृदय कहा गया है। साहित्य के संदर्भ में, कला और संस्कृति के संदर्भ में खास तौर पर सहृदय कहा गया है। यानी जो हमारा संबोध्य समूह है, जो हमारा छात्र है, हमारा जो विद्यार्थी है, जो हमारा बच्चा है, वो संवेदनशील है, सहृदय है। और आप जो उसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो प्रस्तुत कर रहे हैं, वो अपनी संवेदनाओं और अपनी अनुभूतियों के माध्यम से उसकी प्रक्रिया में उसे आत्मसात करता है। और आत्मसात ही नहीं करता है, फिर उसकी आत्मा वही नहीं रहती जो उसके पहले होती है। उसकी आत्मा बदल चुकी होती है। किसी भी पाठ प्रक्रिया से गुजरने के पहले वह बच्चा जो होता है, सुनने, देखने और पढ़ने की प्रक्रिया आरंभ करने के पहले उसका जो अंतःकरण होता है, उसके अंतःकरण का जो आयतन होता है, जो क्षेत्रफल होता है, उसकी आत्मा का जो विस्तार होता है,
वह पढ़ लेने की प्रक्रिया, देख लेने की प्रक्रिया, सुन लेने की प्रक्रिया से गुजर जाने के बाद उसका वह जो अंतःकरण का आयतन है वो और विस्तृत हो जाता है, और ज्यादा फैल जाता है। उसके अंतःकरण का, उसकी आत्मा का क्षेत्रफल और विस्तृत हो जाता है। यानी जो पहले वो होता है, इस प्रक्रिया से, इस सांस्कृतिक प्रक्रिया से गुजर जाने के बाद, साहित्य के पाठ, श्रव्य और दृश्य की प्रक्रिया से गुजर जाने के बाद उसके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन घटित हो जाता है। अब सवाल यही है कि उस परिवर्तन को समझने की जरूरत है। अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपको निश्चित तौर पर जैनेन्द्र कुमार की कहानी पाजेब की व्याख्या के माध्यम से मैं आपको ये बताता कि बच्चे के मनोविज्ञान को समझने में माता पिता द्वारा कैसे गलती की जाती है। मैं आपको प्रेमचंद की चर्चित कहानी ईदगाह के माध्यम से बताता, उसकी व्याख्या करता। जैनेन्द्र की पाजेब और प्रेमचंद की ईदगाह, ये दोनों कहानियां बच्चों के लिए नहीं लिखी गई है, बड़ों के लिए लिखी गई है। लेकिन बड़ों के लिए लिखी जानी ये बड़ी गलत समझदारी है। बाल साहित्य को लेकर के बड़ी गलत समझदारी बना दी गई है कि जो बाल साहित्य लिखा जाता है वो केवल बच्चों के लिए लिखा जाता है। आप देख रहे होंगे कि मैं लगातार बल दे दे करके, जोर जोर से बोल बोल करके मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बहुत गलत समझदारी है बाल साहित्य के बारे में कि बच्चों के लिए लिखा जाने वाला साहित्य केवल बच्चों के लिए होता है। बच्चों के लिए लिखा जाने वाला साहित्य केवल बच्चों के लिए नहीं होता, वो बड़ों के लिए होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैनेन्द्र कुमार की पाजेब कहानी में और प्रेमचंद की ईदगाह कहानी में जो मुख्य पात्र है, जहां कोई चीज घटित हो रही है, जहां अंतःक्रियात्मक स्तर पर कुछ परिवर्तन घटित हो रहा होता है, संवेदना और अनुभवों की दुनिया से होते हुए विचारों की दुनिया तक कुछ घटित हो रहा होता है, उस मनोविज्ञान को समझने के लिए निश्चित तौर पर उस कहानी को पढ़ना पड़ेगा। मेरे पास समय होता तो मैं आपको बताता, लेकिन समय नहीं है। मैं केवल इन दो कहानियों, दो कविताएं, जिन कविताओं की मैंने अभी जिन कविताओं का पाठ किया है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता उठो लाल, सोहनलाल द्विवेदी की कविता उठो लाल अब आंखें खोलो, और रामधारी सिंह दिनकर की कविता अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक कविता में, दिनकर जी की कविता में, बच्चा अपनी माँ को संबोधित कर रहा है। इन दो कविताओं के बीच में एक संबंध बन रहा है। हालांकि दोनों लोगों ने एक दूसरे से पूछ करके कविताएं नहीं लिखी थी, लेकिन दोनों कविताओं के बीच में एक अंतर संबंध बनता हुआ आपको दिखाई देता। रामधारी सिंह दिनकर की कविता में अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल, बच्चा अपनी माँ को, अपने अभिभावक को संबोधित करते हुए बच्चा कहता है। और दूसरी तरफ आप देखें, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी ढोलो। अचानक इस कविता को पढ़ते हुए मेरा ध्यान इस पर गया, अचानक मेरा ध्यान इस पर गया है कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। ये सोहनलाल द्विवेदी की कविता है। इसमें बच्चे को संबोधित करते हुए माँ कह रही है। और दोनों कविताओं का महत्व, इन कविताओं को आप पढ़िएगा, आपको गूगल पर मिल जाएगा, आप सर्च कीजिएगा रामधारी सिंह दिनकर और सोहनलाल द्विवेदी की ये दोनों कविताएं, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो, और अम्मा जरा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल। मैंने इन कविताओं को पढ़ने के पहले ही आपको बताया था कि अपने प्राइमरी स्कूल में, अपने बचपन में ये कविताएं मैंने पढ़ी हैं, और जब जब मेरे मन में होता है मैं इसको साल 2 साल में उठा करके एक बार पढ़ लिया करता हूं। और जब मैं पढ़ लेता हूं तो मैं परिपक्व कहा जाऊंगा, मैं प्रौढ़ कहा जाऊंगा, मैं तो शिक्षक हूं। बच्चों के लिए लिखी जाने वाली कविता के तौर पर इसकी पहचान है, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस कविता को पढ़ते हुए मैं अपने को और ज्यादा विकसित होता हुआ, ऊर्ध्वमुखी स्तर पर और ज्यादा विकसित और गति करता हुआ अनुभव करता हूं। दोनों कविताओं में जो संबोधन है, एक जगह संबोधन बच्चा अपनी माँ को संबोधित करता है, दूसरी जगह कविता संबोधित होती है जिसमें माँ बच्चे को संबोधित करते हुए कह रही होती है। लेकिन दोनों जगह आप ये देखेंगे प्रकृति के साथ बच्चे का एक अटूट और अविच्छिन्न संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई है। ये कविता आज 50 वर्ष पहले लिखी गई थी, तब ये दौर नहीं था, पर्यावरण के लिए ये संकट नहीं पैदा हुआ था, वनों का ऐसा संहार नहीं हुआ था, वन संहार जिसको हम कह रहे हैं, पर्यावरण का, प्राकृतिक पर्यावरण का, वनस्पतियों का, पेड़ पौधों का ऐसा संहार का जो विनाशकारी दृश्य है, यह दृश्य नहीं था। लेकिन उस दौर में कविताएं लिखी गई थी। आप इन कविताओं को पढ़ते हुए, मेरा प्रस्ताव है कि इसको पढ़िए, और प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो एलियनेशन बन रहा है, जो अलगाव बन रहा है, नेचर के साथ मनुष्य का जो एलियनेशन है,
प्रकृति के साथ जो मनुष्य का अलगाव है, जो दूरी है, जो विच्छिन्नता है, जो संबंध का विघटन है, टूट जाना है, मैं एक प्रस्ताव आप लोगों के सामने, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब शिक्षक हैं, विद्वान लोग हैं, मैं आप लोगों से प्रस्ताव, बच्चों के लिए लिखी जाने वाली इन दोनों कविताओं को मैं प्रस्तावित कर रहा हूं कि आप अपने लिए पाठ बनाइएगा। छोड़ दीजिए बच्चों को, अपने लिए पाठ बनाइएगा और आप अनुभव कीजिएगा कि सचमुच ये कविताएं किसी खास दिशा की ओर, किसी खास संकट की ओर संकेत करते हुए दिखाई देती हैं कि नहीं। प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो साहचर्य का संबंध है, जो घनिष्ठ साहचर्य है, उस घनिष्ठ साहचर्य को, जिसको देखने के बाद माँ भी कहती है कि माँ उठो, माँ बेटे से कहती है कि लाल उठो, मुंह धो लो और जाओ, प्रकृति तुम्हारा स्वागत करने के लिए बिल्कुल पलक पावड़े बिछाए हुए है। और वहां बच्चा भी कहता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, बारिश हो रही है, घर आंगन में भीग रहा है, वनस्पतियां भी भीग रही हैं और मेरा मन भी इसमें भीगने को चाहता है। कंक्रीट के बने हुए जो जंगल हैं महानगरों में, इन महानगरों में 15वीं और 20वीं मंजिल पर रहने वाले उन बच्चों के बारे में कल्पना कीजिए कि वो बच्चे क्या इस तरह की संवेदनाओं से गुजरने का क्षण और अवसर अपने जीवन में प्राप्त कर पा रहे हैं। और अगर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो क्या प्रकृति और मनुष्य के बीच में इतना घनिष्ठ साहचर्य और आत्मीय जो संबंध है, इस संबंध में जो दूरी पैदा हुई है, इस यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में, इस यथार्थ के सापेक्ष रख करके क्या इन कविताओं की कोई व्याख्या की जा सकती है? समय ज्यादा हो चुका है और बहुत ही संवेदनशील प्रकरण में मैं एक जगह बुलाया गया हूँ, वहां मुझे जाना है। मैं केवल अपने इस व्याख्यान का एक अधूरा व्याख्यान में कहना चाहूंगा, एक अधूरे व्याख्यान, क्योंकि 2 शानदार कहानियों के पाठ की बात मैं कह चुका हूं। अब मैं उसको आपके लिए छोड़ता हूं कि आप जैनेन्द्र की कहानी पाजेब का स्वयं अपने लिए पाठ कीजिएगा और प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, जिसे बाल मनोविज्ञान की कहानी कहा जाता है, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि वो बाल मनोविज्ञान की ही केवल कहानी नहीं है, उसमें सौंदर्य के मानदंडों को, हुस्न के मेयार को बदल देने की बात कही गई है, जो 1936 में प्रेमचंद ने लखनऊ के प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन के अवसर पर भाषण देते हुए साहित्य के सौंदर्य के मानदंडों को बदल देने की जो बात कही थी, उस दृष्टिकोण से जरा ईदगाह कहानी को देखिएगा और हामिद नाम के एक 8-10 साल के छोटे से बच्चे के उस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश कीजिएगा। तब समझ में आएगा कि हम साहित्य के माध्यम से दरअसल एक जो भविष्य के हमारे नागरिक हैं, भविष्य का जो हमारा समाज और राष्ट्र बनने वाला है, जो उसके बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, उन नौनिहालों के मनोविज्ञान को, उनके व्यक्तित्व को कैसे समझा जा सकता है। मैं यहाँ पर एक उर्दू के चर्चित शायर निदा फाजली के 3 शेर आपके बीच में उद्धृत करना चाहता हूँ और 3 शेर उद्धृत करके और मैं अपनी बात का उपसंहार करूंगा। समय ज्यादा हो चुका है। मैं 3 शेर, एक गजल है और गजल के जो शेर होते हैं उनके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गजल के वो जो शेर होते हैं वो उनका जो मूल्यांकन है, उसका जो अर्थ है वो अलग अलग संदर्भों में होता है, लेकिन यहाँ मैं अलग अलग उन संदर्भों में ही नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इसको बच्चे के संदर्भ में समझने की कोशिश कीजिएगा। आप मुझसे कह सकते हैं, मुझसे बहस कर सकते हैं और मैं विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके स्वीकार करूंगा कि इसमें एक शेर को, आखिरी शेर जो मैं पढ़ूंगा, उस एक शेर को छोड़कर जो शुरू के 2 शेर हैं वो बच्चों के लिए तो नहीं लिखे गए हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा विनम्र प्रस्ताव है, आपसे अनुरोध है कि बच्चों के संदर्भ में उस शेर का आप अर्थ कीजिएगा तो उसकी एक अलग खूबसूरती उसमें से निकलती हुई आपको दिखाई देगी, एक अर्थ का नया सौंदर्य उसमें से उद्भासित होता हुआ आपको मिलेगा। मैं उस गजल के 5-6 शेरों में से 3 शेर आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, गूगल पर मौजूद है, इसको देख लीजिएगा। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। अब आप कह सकते हैं कि घर में बिखरी हुई चीजों को सजाने की बात अगर कही जा रही है तो एक बच्चे के संदर्भ में, बच्चे के कोमल और संवेदनशील संसार और उसके जीवन के संदर्भ में इसका कैसे पाठ बनाया जा सकता है, इस टेक्स्ट की कैसी मीनिंग निकाली जा सकती है, ये मैं आपके हवाले छोड़ता हूं। आप इसमें से अर्थ निकालिए कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, जिन चरागों को, अब इससे ज्यादा कहीं अर्थ बच्चे के साथ जुड़ता हुआ ये शेर दिखाई देता है, जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, बच्चे बड़े निर्भय और निडर होते हैं। मैं इसका अर्थ कर रहा हूं, निदा फाजली ने कोई संकेत नहीं किया है कि ये बच्चों के लिए कह रहे हैं,
इस शेर के बारे में खास तौर पर कोई संकेत नहीं उन्होंने किया है, लेकिन मैं प्रस्ताव रख रहा हूं और आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि बच्चों के संदर्भ में इस शेर का पाठ आप करें। जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चरागों को हवाओं से बचाया जाए। उन चरागों को, बच्चे एक दीपक की तरह हैं, एक चिराग की तरह हैं, तो जिन चरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चरागों को हवाओं से बचाया जाए। और आखिरी शेर, उसके लिए तो अलग से कुछ कहने की ही जरूरत नहीं है, वो शेर बार बार आप लोगों का सुना हुआ होगा। अद्भुत है, जिसकी वजह से निदा फाजली के तौर पर जाने जाते हैं। वो शेर, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है चलो दूर, बहुत दूर। घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। घर से मस्जिद यानी अजान पढ़ने के लिए, नमाज अदा करने के लिए एक नमाजी घर से निकला हुआ है और वो मस्जिद जाना चाहता है, लेकिन रास्ते में उसे एक रोता हुआ बच्चा मिल जाता है। बच्चे का वह जीवन, बच्चे के जिंदगी की वो दुश्वारियां, वो समस्याएं, उसकी वो संवेदनशीलता, उसका वह कोमल संसार। और क्या कहता है शायर कि घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें। खुदा के लिए ही, खुदा की बंदगी अगर तुम करना चाहते हो, ईश्वर की ही आराधना करना चाहते हो, तो काम तो तुम्हारा इसी रास्ते में पूरा हो जाएगा। तुमको नमाज अदा करने के लिए उतनी दूर मस्जिद तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो कहते हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो किसी रोते हुए बच्चे को जो हंसाना है, ये कोई कह सकता है कि ये तो तत्काल और तुरंत की जाने वाली कोई क्रिया हो सकती है, कि कोई एक नमाजी सोच रहा है कि एक बच्चे को भी अगर हम हंसा देंगे तो एक खुदा की इबादत हो गई, खुदा के लिए, खुदा की उसमें उसके रुतबे में पढ़ी जाने वाली जो इबादत है, जो नमाज है, वो नमाज अदा हो गई। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो तो तुरंत तत्काल की जाने वाली, किसी बच्चे के चेहरे पर रोते हुए बच्चे को हंसा करके और उस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाने की एक जो बात कही जा रही है, इस बात से बहुत आगे की बात है अभिभावक की और शिक्षक की। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसा देना, यही आपका गंतव्य नहीं है, यही आपका लक्ष्य नहीं है। एक शिक्षक के तौर पर और एक अभिभावक के तौर पर, यानी एक औपचारिक शिक्षा के केंद्र से जुड़े होने वाले व्यक्ति के तौर पर, और अनौपचारिक शिक्षा जहां अनवरत प्रक्रिया 18 घंटे जहां पर चलती रहती है, यानी वो जो घर परिवार है, घर आंगन है, जहां बच्चे को अभिभावक, माता पिता और उसके स्वजन परिजन जो उसको शिक्षित करते हैं, उसे विकसित करने की कोशिश करते हैं। ये रोते हुए बच्चे को हंसाने की जो कोशिश है, यह हंसाना कुछ और नहीं है, उसे एक शाश्वत किस्म की हंसी और खुशी उसको उपलब्ध करा देने का यह जो एक बड़ा लक्ष्य है, एक जो बड़ा गंतव्य है, वह गंतव्य एक अच्छे नागरिक के निर्माण से जुड़ता है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि एक शिक्षक के तौर पर और एक अध्यापक, एक शिक्षक, एक अभिभावक के तौर पर, माता पिता के तौर पर, या एक नागरिक के तौर पर, एक पड़ोसी के तौर पर, एक संवेदनशील परिजन और स्वजन के तौर पर, आपके संपर्क में, आपके साहचर्य और आपकी परिधि में, संबंधों की परिधि में आने वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ आपको इसी संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। और औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में कोई नई बात मैं नहीं बताने जा रहा हूं। जिन दादी और नानी की कहानियों की चर्चा हम लोग बार बार करते रहे हैं, वो दादी और नानी की कहानियां और क्या हुआ करती थी, वो दरअसल व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में ही, वो केवल मनोरंजन का प्रश्न नहीं था, वो केवल मनोरंजन का सवाल नहीं था। प्रेमचंद वो कहते हैं, बालकों के लिए लिखे जाने वाले, माने बच्चों के लिए लिखे जाने वाले, बालक शब्द का प्रयोग जेंडर विमर्श मत इस पर शुरू हो जाए कि मैं बराबर मेरे जुबान से लड़का निकल रहा है या बालक शब्द निकल रहा है। दरअसल मैं यहाँ पर लिंग के आधार पर छात्र और छात्रा जैसे शब्द का प्रयोग मैं न करके भी कहना चाहता हूं कि जो एक समूचा जो विद्यार्थी समूह है, उस पूरे के पूरे विद्यार्थी समूह के लिए हंस पत्रिका की एक संपादकीय में प्रेमचंद कहते हैं कि ऐसा साहित्य लिखा जाना चाहिए जो साहित्य बच्चों के भीतर ऐसी अंतर्दृष्टि का, ऐसी समझ का, ऐसे विवेक का विकास कर सके, जिस अंतर्दृष्टि और जिस विवेक के विकास के बाद वह बच्चा अपने आसपास के वातावरण में, अपनी दुनिया में और अपने समाज में सही और गलत की पहचान कर सके। यही सही और गलत की पहचान ईदगाह कहानी के हामिद ने किया था उस मेले में, ईदगाह के मेले में, कि वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के लिए खिलौना और गुब्बारा नहीं बल्कि उनके लिए उनकी जलती हुई उंगली
उंगलियों की याद मेले में आ जाती है। छोटा सा बच्चा जिसके पास 2 पैसे हैं केवल, और अपनी बूढ़ी दादी अमीना की रोटी सेकते हुए जल जाने वाली उंगलियों की याद उसको मेले में बची हुई है, और वहां से वो 2 पैसे या 3 पैसे में चिमटा खरीद करके ले आता है। ये है सौंदर्य के मानदंडों के बदलने का सवाल। तो ये प्रेमचंद हंस के संपादकीय में कहते हैं कि साहित्य वह लिखा जाना चाहिए जिससे एक बालक के मन में, बच्चों के मन में एक ऐसी अंतर्दृष्टि, एक ऐसी समझ, एक ऐसे विवेक का विकास हो सके, जिस विवेक के विकास के बाद बच्चा अपने जीवन में क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है, क्या छोड़ दिया जाना चाहिए और क्या ग्रहण कर लिया जाना चाहिए, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, इसका विवेक, इसकी समझ उसके भीतर पैदा हो सके। यह समझ, यह विवेक पैदा करने के लिए, यह दृष्टिकोण पैदा करने के लिए, उसकी संवेदना को, उसके ज्ञान को, उसके विचार और उसकी अनुभूति के माध्यम से उसके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए बच्चे के भीतर केवल काया ही नहीं, क्योंकि एक जैविक और प्राकृतिक प्रक्रिया में हमें शरीर, हमें काया तो मिल ही जाती है, लेकिन जो आत्मा है, इस आत्मा से शून्य इस काया का कोई अर्थ नहीं है। उसी अंतःकरण की रचना के लिए, अंतःकरण और आत्मा के निर्माण के लिए, इसी संवेदनाओं और विचारों की इस दुनिया जिसको साहित्य कहते हैं, उस साहित्य का अगर कोई बेहतर इस्तेमाल हो सके तो उस इस्तेमाल की दिशा में हमें एक अध्यापक के रूप में और एक अभिभावक के रूप में निश्चित तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने बार बार 2 कविताओं का जिक्र किया, और वो दोनों ही कविताएं आप निश्चित मानिए हम लोगों में से बहुत सारे लोगों को जो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं उनको सबको अपने बचपन में लेकर के गई हैं। अम्मा जरा देखो ऊपर और उठो लाल अब आंखें खोलो। और मैं अगर अपना व्यक्तिगत वो बताऊं तो अभी भी अपने बच्चे को जगाने के लिए बहुत बार मैं इस कविता का जिक्र करती हूँ। जी 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 जी, हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। सर बहुत बड़े कैनवास पर आपने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, और निश्चित रूप से, और आप जिस समय के क्राइसिस के साथ हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे सर, निश्चित रूप से हमारे पार्टिसिपेंट्स ने इस पूरे वक्तव्य में को बहुत रुचिपूर्वक सुना भी है, और उन्होंने बहुत सारी चीजों को ग्रहण भी किया होगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपने इस समय में से हमारे लिए ये समय निकाला। और मुझे मालूम है आपकी व्यस्तता है, तो मैं और आगे ना वो करते हुए आपको एक बार पुनः मनोविज्ञान विभाग की ओर से और मेरी खुद की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि आपने हमारे लिए अपना समय निकाला और आप इस वक्त शॉर्ट टर्म कोर्स में जुड़े और हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत ही एक ओजपूर्ण और एक जिसको हम कहते हैं थॉट प्रोवोकिंग आपका वक्तव्य है रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि साहित्य के माध्यम से कुछ बातें कहने का आपने अवसर दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कल का लेक्चर का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। कल सुबह का लेक्चर 10:30 बजे से होगा, और अगर किसी को की कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको डाल सकते हैं। और आज की मीटिंग को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी लोगों का भी, हमारे पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद कि आपने इस 7 डेज कोर्स में, इस लेक्चर में आप जुड़े। थैंक यू सो मच एवरीवन।